हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मोलैरिटी क्या होती है। उससे पहले हमने बात की थी मोलैरिटी के बारे में और हमने ये देखा था कि मोलैरिटी के जो क्वेश्चन है वो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि मोलैरिटी क्या होती है और मैंने आपको मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको बताया था कि किस तरीके से हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं और किस तरीके से हम कैलकुलेशन जो है या फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। राइट, आज हम बात करने वाले हैं अगली जो है हमारी कंसंट्रेशन यूनिट उसके बारे में, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। एंड हमने पीपीएम और पीपीबी भी देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर कि पीपीएम क्या होता है और पीपीबी क्या होता है और किस तरीके से दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इनका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है। मैंने आपको बताया था कि जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो सॉल्यूशन के अंदर, तब हम किसका यूज़ करते हैं, पीपीएम और पीपीबी का यूज़ करते हैं। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देन उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन होता है और उसका जो रिलेशन है किसके साथ, मोलैरिटी के साथ, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, वो हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो मोलैरिटी और मोलैरिटी है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। चलिए देखो, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। पहले हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन जो होता है, जैसे मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को, ये जो सिंबल है ग्रीक वर्ड, ग्रीक सिंबल है और मोस्टली जो सिंबल्स होते हैं वो ग्रीक सिंबल्स ही होते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है काई। राइट, CHI। ठीक है, बट हम इसको इन जनरल क्या बोलते हैं, इन जनरल हम इसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, जबकि इसका रियल में प्रोनाउंसिएशन क्या है, काई है। ठीक है, बट हम इसको क्या लेकर के चलेंगे, इसको एक्स लेकर के ही चलेंगे कि ये एक्स है। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास में बीकर है, ये कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, सपोज ये एक पतीला है, इस पतीले के अंदर हमारे पास में क्या है, इस पतीले में हमारे पास में चाय है। ठीक है, क्या है, चाय है। अब देखो चाय हमारे पास में क्या, एक सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट भी होंगे, उसमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट भी होंगे। ठीक है, तो जो ये है चाय, ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम बात करें मोल ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है, अगर हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमें मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन के अंदर उसके कंपोनेंट होते हैं, यानी विलयन के जो घटक होते हैं, घटक के मोल बट्टा में क्या हम करेंगे, टोटल मोल। ठीक है, यानी मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिर हम क्या कर देंगे, टोटल मोल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चाय है ना, टी लीव्स हो सकती है। ठीक है, चाय की पत्तियाँ हो सकती है, शुगर हो सकती है। ठीक, ऐसा हो सकता है क्या, चाय में यही होता है। तो देखो ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे अदरक भी होता है, जो मसाला होता है चाय का वो भी होता है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हमें सपोज हमारे पास में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोल ऑफ टी लीव्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स टी लीव्स। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, इन दोनों को, इनमें से जो निकालना है, हमें निकालना है टी लीव्स के लिए, तो हम लिखेंगे मोल ऑफ टी लीव्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय जो हमारा मेन कंपोनेंट है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देंगे। राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट आपको ये एग्जांपल जो है वो समझाने के लिए दिया गया था आपको कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक जो रियल एग्जांपल है वो लेकर के समझते हैं। देखो ये हमारे पास में सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास में दो चीज़ें होंगी, एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब देखो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं तो हम सॉल्यूट के सॉल्वेंट के मोल डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मोल से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो देखो अगर हमें सॉल्यूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, एन टोटल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एन टोटल क्या होगा, एन टोटल हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब सपोज अगर आपको मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, है ना, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय एन टोटल। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं हम उनका क्या निकाल सकते हैं, हम उनका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में 3 कंपोनेंट है। ठीक है,
एक ये सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन में हमारे पास में 3 कंपोनेंट है, ए बी एंड सी, ठीक है। और आपसे बोला जाता है कि सी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको सी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टोटल मोल। टोटल मोल हम कैसे लिखेंगे, Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो भी कंपोनेंट जो भी घटक दे रखा है जिसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल लिखो, डिवाइडेड बाय आप क्या कर दो, जितने भी उसमें कंपोनेंट है उन सभी के मोल को टोटल कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन का फंडा होता है। 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान रखना, एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट जो होता है, ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है किसके, हमेशा 1 के इक्वल होता है। या फिर हम इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट को, तब हम ये लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम इसको लैंग्वेज रूप में भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास में कुछ 2 से ज़्यादा हमारे पास में क्या हो, कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो हम क्या लिखेंगे, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट in solution is equal to mole fraction mole fraction of all component is a, ऐसा लिखना टोटल हो, है ना, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, ये चीज़ हो गई कि हमारे पास में क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें कि जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हमेशा x 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में x सोल्यूट, ठीक है, x सोल्यूट डिवाइड बाई x सॉल्वेंट आप करोगे तो ये हमेशा इक्वल आता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इन दोनों रिलेशन आपके बहुत काम आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये फर्स्ट रिलेशन कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है 1 के, यानी ये हमेशा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 1 से क्या नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यानी आप ये लिख सकते हो कि x इस तरीके से, और ये अगर हम सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, वो इक्वल होता है किसके, n ऑफ सोल्यूट, यानी मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का, किस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको मोल फ्रैक्शन को आप कॉपी करो। फिर हम बात करने वाले हैं कि जो मोलैलिटी है और मोल फ्रैक्शन है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, किस तरीके से हम रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब उसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो अगर हम मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में कोई रिलेशन पता करें कि किस तरीके से रिलेशन आएगा और किस तरीके से फॉर्मूला आएगा, क्या डेरिवेशन होगा, वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो Na जो हमारा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी हिंदी में अगर हम बोलें तो क्या होगा, सॉरी मोल ऑफ सोल्यूट, और हिंदी में अगर हम बोलें तो क्या होगा, विलय के मोल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में विलय के मोल, ठीक है। हिंदी में मोल फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं, मोल प्रभाज, ठीक है। अगर हम NB की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के मोल, ठीक है। अगर हम बात करें XA की, XA का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और XB का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी XA का मतलब क्या हो जाएगा, विलय के मोल प्रभाज, XB का मतलब क्या हो गया, विलायक का मोल प्रभाज, राइट, इस तरीके से।
अब देखो, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास में पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, और दूसरा जो रिलेशन होता है वो हमारे पास में क्या होता है, एक्स ए अपॉन एक्स बी जो है वो इक्वल होता है एन ए अपॉन में एन बी के, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऐसा हम लिख सकते हैं एन ए मोल ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे इन एन बी मोल ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है भाई। मोलैरिटी जो होती है वो मोलैरिटी में हम क्या लिखते हैं, मोलैरिटी में हम लिखते हैं विलय के मोल डिवाइडेड बाय में हम क्या लिखते हैं, विलायक का भार लिखते हैं, है ना। मोलैरिटी तो यही होती है। मोलैरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यही लिखते हैं ना। तो देखो एन ए मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एन बी मोल ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो बताओ अगर हम बात करें इसको ग्राम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एन ए मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कितने ग्राम में, इन एन बी इंटू एम बी, है ना। इसका अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मोल को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है, ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। यानी एन ए मोल जो है वो कितने ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, एन बी इंटू एम बी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम, तो बताओ 1000 ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एन बी इंटू एम बी इंटू में 1000 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें मोलैरिटी की तो स्मॉल एम की अगर हम बात करेंगे, स्मॉल एम क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन में एन बी इंटू एम बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इंटू में क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे, सॉरी ये 1/1000 ये 1000 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है किसके बीच का, ये रिलेशन होता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप मोलैलिटी और मोलैलिटी से क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन से आप क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो, राइट। इस तरीके से ये जो एम बी का मतलब होता है ना, ये है वेट ऑफ, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ए का मतलब क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट, और एन बी का मतलब क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो आप इस तरीके से ये रिलेशन होता है, इस तरीके से आप मोलैलिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बारे में, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, ओके। तो अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन 0.2 C6H6, आपको C6H6 दे रखा है, इस C6H6 के अंदर 0.2 जो है मोल फ्रैक्शन कितना है, किसका है, I2 का है। तो आपको कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, स्मॉल m कैलकुलेट करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, फॉर्मूला ये था कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होती है, Na अपॉन में NB इंटू में MB इंटू 1000। तो बताओ हमने एक रिलेशन देखा था कि XA अपॉन में क्या होता है, XB होता है, वो इक्वल होता है Na अपॉन NB के। तो हम n की जगह x यूज़ कर सकते हैं, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, XA डिवाइड बाई XB, और ये आ जाएगा MB इंटू 100 नहीं 1000, ठीक है, इंटू 1000 आ जाएगा। देखो अब हमारे पास में अगर हम बात करें कि C6H6 के अंदर I2 का जो मोल फ्रैक्शन है, यानी XI2 जो है वो हमारे पास में कितना है, 0.2 है, ठीक है। तो बताओ देखो अगर हमारे पास में XI2 प्लस XC6H6 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 0.2 है तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, तभी जा करके क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब हमारे पास में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 है वो कितना है, 0.8 है। तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी, ए का मतलब क्या हो गया, 0.2, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, 0.8 इंटू C6H6 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं, मोलिकुलर वेट कितना होगा C6H6 का, तो कितना हो जाएगा 72
ठीक है, 12 इंटू 6 करोगे तो 72 आ जाएगा, प्लस साथ में 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो ये आएगा 78 इंटू में आप क्या करोगे 1000 कर दोगे, तो जो मोलैलिटी आएगी आपकी वो ऑलमोस्ट आएगी 3.2 स्मॉल m लिख देना, क्या आ जाएगा, मोलल आ जाएगा। ठीक है, यानी 3.2 हम यहाँ पे लिख भी देते हैं मोलल। ठीक है, अगर मोलर लिखा हुआ इसका मतलब मोलैलिटी की बात, मोलैरिटी की बात हो रही है, और अगर मोलर लिखा हुआ इसका मतलब मोलैलिटी की बात हो रही है। राइट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन से हम क्या उसका यूज़ करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा दे रखा है उसके अंदर मोलैलिटी दे रखी होती और आपसे पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि कई बार अगर आपको मोल दे दिया जाता है तो आप मोल के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो, और अगर आपको सीधा डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन से भी बात कर सकते हो। तो ये हमारे पास में रिलेशन जो था वो हमने पढ़ा था कि अगर हम XA अपॉन XB को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल ऑफ B। ठीक है, तो XA इक्वल हो जाएगा किसके, Na के, और XB इक्वल हो जाएगा किसके, NB के। तो हमने यहाँ पे Na और NB की वैल्यू हमने चेंज कर दी, क्या कर दिया, XA और XB कर दिया। राइट, तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। राइट, तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बारे में, किस तरीके से हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मोलैरिटी होती है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, एंड मोलैलिटी जो होती है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और अगर हम बात करें डेंसिटी की तो इसको हम डिनोट करेंगे D ग्राम पर ml में। फिर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, यहाँ पे लिख देते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट हम लिखेंगे कैपिटल M1 से। ठीक है, M1 लिख देंगे, या फिर आप क्या लिखोगे, M डैश लिख सकते हो। फिर अगर हम बात करें, अब देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M के इक्वल हो जाएगा। फिर अगर हम इस 1000 ml को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो देखो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। डेंसिटी हमारे पास में होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें मास चाहिए तो इसको हम क्या कर देंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा मास। हमारे पास में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1000 ml, तो ये कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा। यानी मास इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000D आ जाएगा, 1000D ग्राम आ जाएगा। राइट, तो देखो इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000D ग्राम सॉल्यूशन। तो ये भी किसके इक्वल आएगा, कैपिटल M के इक्वल आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें वेट ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, M इंटू मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट की, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपका 1000D माइनस M इंटू मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट को मोलिकुलर वेट ही लिख रहा हूँ, आप चाहो तो M1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन, अब हमारे पास में सॉल्वेंट के मोल आ गए। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, 1000D माइनस M डॉट मोलिकुलर वेट ग्राम सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल M के इक्वल आ जाएगा। अगर हम बात करें 1000 ग्राम की, ठीक है, तो देखो इतने ग्राम के अंदर अगर M है तो 1000 ग्राम के अंदर कितना आ जाएगा, M डिवाइडेड बाई 1000D माइनस मोलिकुलर वेट इंटू कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी अगर हम इसको सिंपल से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, M इंटू 1000 अपॉन में 1000D माइनस मोलिकुलर वेट। राइट, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा मोलैलिटी के। ठीक है, तो मैं आपको वापस से लिख के देता हूँ कि जो मोलैलिटी का फॉर्मूला आएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल M मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या आएगा 1000D। D क्या है, डेंसिटी है, माइनस में आप क्या करोगे, मोलिकुलर
वेट कर दोगे, ठीक है, m इंटू मोलिकुलर वेट है, ठीक है, m इंटू मोलिकुलर वेट, यहाँ पे भी आप लिखोगे m इंटू मोलिकुलर वेट। तो ये फॉर्मूला जो है ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा, ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको आपको क्या रखना है, जिसको आपको रखना है याद, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, मोलैलिटी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर मोलैरिटी से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको ये पूरा का पूरा इस तरीके से डेरिवेशन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो फॉर्मूला है ये आप याद कर लें, ताकि आपको आप सीधा का सीधा फॉर्मूला यूज़ करके क्या कर सकते हो, मोलैलिटी या फिर मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो आप पूरे जो पूरा का पूरा आप उसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 10% W/W CaCO3 सॉल्यूशन दे रखा है और उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml दे रखी है। आपको बोला गया है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें 10% W/W का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम CaCO3 जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट की, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है 10 ग्राम। फिर अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूशन की, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, W सॉल्यूट माइनस में हम क्या कर देंगे W सॉल्यूशन, कितना आएगा 10 माइनस 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 ग्राम, ठीक है, कितना आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। इसको अगर हम किलोग्राम में लिखेंगे तो कितना आएगा 0.09 किलोग्राम, ठीक है, 0. क्या आ जाएगा 09 ग्राम किलोग्राम आ जाएगा। अब अगर हम बात करें सबसे पहले मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल m। तो स्मॉल m क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, ठीक है। तो मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इनटू में क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखो वेट कितना है 10 ग्राम, CaCO3 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 100 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनटू में हम क्या कर देंगे, इनटू में हम कर देंगे 0.09 ग्राम, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0 चला जाएगा, 2 0 से 2 0 16 जाएगा, कितना बचेगा 10 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा इस साइड 9 आ जाएगा, ठीक है, 10/9 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ये आगे, तो इसकी जो मोलैलिटी है वो कितनी आ गई 10/9 आ गई। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी इज टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है, एंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास कितना दे रखा है आपको 100 ग्राम अपॉन में वॉल्यूम हम करेंगे, तो वॉल्यूम को इस साइड ले आएंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1000, 100/1.5 पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा, ये आ जाएगा ml। इसको आप लीटर में कैलकुलेट करोगे तो भी कितना आ जाएगा 1/15 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास में कितना आ गया 1/15 आ गया। अब अगर हम बात करें कैपिटल M यानी मोलैलिटी की, मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। तो देखो मोल ऑफ सॉल्यूट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल M आ जाएगा आपका वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इनटू में आप क्या करोगे 1/V। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, वेट कितना है 100, ठीक है, वेट कितना है 10, मोलिकुलर वेट कितना है 100 इंटू V/1/15। आप इस ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 10/100 इंटू कितना आ जाएगा 15, ठीक है, ये आ जाएगा 10 से 10 चला जाएगा तो कितना आएगा, M कितना आ जाएगा आपका 1.5 मोलर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैलिटी फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें आपको डेंसिटी दे रखी है, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, आप इसको कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट नहीं थी बट फिर भी हमने मोलैलिटी का सिंपल क्वेश्चन नहीं किया तो हम कर लेते हैं।
तो देखो किस तरीके से हम करेंगे कि आपको क्या दे रखा है कि 2 मोल NaOH दे रखा है। 2 मोल NaOH जो है वो डिजोल्व किया गया है 500 ग्राम H2O के अंदर। तो 500 ग्राम H2O के अंदर डिजोल्व किया गया, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, वैसे आप लोग कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मोलैलिटी क्या होती है। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट ये होता है आपका केजी के अंदर। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है आपको 2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम दे रखा है। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 0.5, तो यह आएगा 0.5, पॉइंट डाउन के ऊपर लगेगा 0, तो 20/5 कितना आएगा 4 मोलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। आई होप आप लोगों को आज का पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उससे हम किस तरीके से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फिर हमने देखा था कि जो मोलैलिटी होती है वो किस तरीके से रिलेट करती है मोलैरिटी से, कैसे हम मोलैरिटी से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बारे में, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। तो जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 कंसंट्रेशन यूनिट बाकी है, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, ठीक है, जिसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, हम थोड़े दिन बाद कवर करेंगे, या फिर हम जब इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं POAC के बारे में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और हम बात करने वाले हैं जो रिलेटिव डेंसिटीज़ होती है उसके बारे में बात करें, राइट। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए